नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एनपी सिंह और आप सभी का जीविता टीवी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पार्वती विद्यापीठ और पार्वती विद्यापीठ वैदिक वर्सिटी के 25 वर्ष होने के उपरांत ये वैदिक नेचर क्योर या वैदिक प्राकृतिक चिकित्सा की एक श्रृंखला चलाई गई है जिसमें आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं और ये आज की 18वीं श्रृंखला है या सेशन 18 है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को लेके कि लाइफस्टाइल हमारी जो है, जो भी हम मेंटेन कर रहे हैं, आज कई चीज़ें हैं जो हमारे जीवन का एक अंग बन गया है या उसी पर हम निर्भर है, लेकिन वो हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे शरीर में होने वाले रोगों पर किस तरह प्रभाव देता है या प्रभाव करता है। उस चीज़ को हम समझ के भी ना समझ वो होते हैं या मान लेते हैं कि इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वो करते हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें या यूँ कहें कि बहुत बड़ी चीज़ें लंबे अंतराल में बहुत भयंकर रूप से आपके स्वास्थ्य के साथ कुप्रभाव डाल सकती है। स्वास्थ्य के साथ, स्वास्थ्य पर या स्वास्थ्य के साथ आपको बहुत कुछ चीज़ झेलना पड़ सकता है। उसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हर बार की तरह ये है कि इस बार भी वो 3 सवाल होंगे जिसके रिस्पॉन्स आपको देने हैं और उसी के आधार पे ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस में आपके नाम एनलिस्ट किए जा रहे हैं या कैरिड फॉरवर्ड हो रहे हैं। अगर कोई बीच में छोड़ दे रहा है तो उनकी नाम उसी रूप में छूट जाएगा, लेकिन जो कंटिन्यूअस नियमित पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका बिल्कुल उसमें नाम है और रहेगा। और आप सभी लोग जो इसको सहयोग दे रहे हैं, इस चीज़ को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो इसको ऐसे ही करते रहिए। और कई अब हम लोग छोटी छोटी भी श्रृंखला या यूँ कहें कि एक एक विषय को, क्योंकि इस पूरे श्रृंखला में कई ऐसे विषय आए हैं जिन पर लोगों का आग्रह रहा है कि उसको और डिटेल्स में सीखें, तो उन सब चीज़ों पर हम अलग अलग पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं अगस्त से। जैसे पंचप्राण पे, पंचकोश पे है, नाड़ी पे है, इस तरह की चीज़ों पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। और भी कई चीज़ों पे हम लोग शुरू करेंगे, गर्भ संस्कार पे भी। तो जो भी वो सीखना चाहते हैं उसके लिए संपर्क कर सकते हैं और उसके जो भी फ़ी होंगे बहुत ही नॉमिनल होंगे, ताकि हर व्यक्ति आराम से कर सके और लोगों तक इस ज्ञान का या इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचा सके। तो चलिए हम लोग आज अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बात करें कि जो हमारा लाइफस्टाइल आज की तारीख में है उसको कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, या हम लोगों ने जो पहले अपने जो लाइफस्टाइल रही होगी उससे कैसे मॉडिफिकेशन करते करते हम इस जगह पर आ गए हैं कि वो आज की जो लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर रहे हैं पहले कभी नहीं था। 50 वर्षों पहले, 100 वर्षों पहले या 30-40 वर्षों पहले। तो आज जो हमने चेंज किया है उसको फिर वापस मॉडिफिकेशन करने की कहाँ क्या ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस पर हम कुछ चर्चाएँ करेंगे। पहली बात है कि ये हम लोग सभी जानते हैं, ये जानते ही हैं कि फास्ट फूड हमारे शरीर के लिए किसी भी रूप में हमारे लिए आवश्यक भी नहीं है और सही भी नहीं है, फिर भी हम खाते हैं, फिर भी इस पर पार्टी देते हैं, इसके लिए हम बाहर निकलते हैं, लोगों को बुलाते हैं, ये करते हैं। ये इस पे बोलने की ज़रूरत नहीं, ये सभी आप जानते हैं कि ये किसी भी रूप में हेल्दी नहीं है, इससे किसी भी तरह का न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता, फिर भी आप करते हैं। तो इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि आपको आज से 40 वर्षों पहले, 50 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले ये नहीं थे। या यूँ कहें कि फास्ट फूड की बात करें तो फास्ट फूड तो थे। फास्ट फूड का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा बनाना ना पड़े, तुरंत रेडी हो। जैसे हमारी परंपरा में रहा है, आज भी चलता है, जिसको हम लोग बेक्ड बोलते हैं। जैसे चने के आपने भूज लिया, जिसको सामान्य भाषा में भूजा कहते हैं, जो भुजा हुआ है, बेक्ड है, बालू से भुजा हुआ, जिसमें तेल नहीं है, फ्राइड नहीं है, बेक्ड है। तो चने के हैं, बादाम है, चावल के हैं, और भी कई चीज़ है, जिसको आज मिलेट है, मिलेट के भी उस तरह बेक्ड रूप में आते हैं। तो वो आपके शरीर के लिए कम से कम न्यूट्रिशन भी देते हैं और फाइबर भी इतना देते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो बोलस मूवमेंट है या इंटेस्टाइनल मूवमेंट है और साफ हो और आपकी आंतें साफ होती रहे, यानी न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और अंदर जो जमा हो रहा है वर्ज्य पदार्थ उसको भी निकाल रहे हैं, यानी आंतरिक सफाई भी हो रही है और साथ साथ पोषण भी आपको मिल रहा है। तो ये फास्ट फूड हमारी परंपरा में है या रही है और आज भी है, ऐसा नहीं कि आज ये हो गया। और आज भी उसके बहुत बड़ा बाजार है और बहुत बड़े लोग उसको भी लेते हैं। लेकिन
इसके बावजूद इन सब फास्ट फूडों को लेते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां आती हैं। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये आपका अपना चॉइस है कि आप क्यों ले रहे हैं, और अगर लेने के बाद अगर तकलीफ़ में है और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और बड़े तकलीफ़ में रहते हैं, तो आप किसी को दोष क्यों देते हैं? दोष भी मत दीजिए, और उसके लिए फिर कराहते भी क्यों, क्योंकि आपके अपना किया हुआ है। तो इस पर सिंपल बात है, अगर खुद ही आप रोग के कारक बने हुए हैं, क्योंकि ये फास्ट फूड आके आपके मुंह में डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहा, तो आप उसके कारक हैं। बहुत सी चीज़ें आप करते हैं फास्ट फूड। पहली बात तो ये है कि ये कब की बनाई होती कुछ नहीं है, और एक ही चीज़ में बार बार फ्राइड किए हुए, यानी तेल को बार बार गर्म किया जा रहा है, बार बार उसी तेल में किसी चीज़ को तला जा रहा है और उसी तेल को फिर दोबारा गर्म किया जा रहा है। इसका मतलब वो ट्रांस फैट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और उससे आप आराम से कार्डियक बीमारी में पड़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और फिर आपके प्रेशर बढ़ेंगे, और भी कई चीज़ होंगे। तो आप इसके लिए उसके बाद बड़े बड़े डॉक्टर या बड़ी बड़ी चिकित्सा कराएंगे, इलाज में कितना सही होगा नहीं होगा, कितने आप स्वस्थ हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन मूल कारण कहाँ है? वहाँ है कि आपकी ट्रांसफैट आप शरीर में पैसे दे के ले रहे हैं। ये आप किसी वजह से नहीं आ गए, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये किसी भी तरह का कॉन्टामिनेशन भी नहीं है कि किसी के शरीर में रोग था आपके शरीर में आ गया। ये आपने अपने जीवन प्रक्रिया बनाई है, और उसके लिए बहुत अच्छा डिफेंस लोग करते हैं कि क्या करें। इसके लिए कोई मजबूरी नहीं है, आपके अभी भी बाज़ार में है। अगर आपको फास्ट फूड ही लेना है, तुरंत कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप बादाम भूजा ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, और भी कई चीज़ ले सकते हैं। लेकिन हाँ, चूँकि अब सवाल सिर्फ यहाँ तक नहीं है, क्योंकि अब इसका और अगर थोड़ा सा गहरे किया जाए, तो हम अब व्यक्ति स्वाद या अपनी जो सेंसुअल विश है या सेंसुअल जो एक्साइटमेंट है, वो इतना हावी हो गई है कि आपकी चेतना पर, आपकी सोच पर और आपकी विवेक को थोड़ी देर के लिए सही या ज़्यादा देर के लिए उसको प्रभावित करती है, या उसका दमन करती है, उसको दबा के रखती है। इसलिए उस समय आप विवेक भूल जाते हैं और बोलते हैं थोड़ा सा खाने से क्या हुआ, खा लिए। तो ये सवाल सिर्फ खाने की बात नहीं, ये आदत सिर्फ सेंस की बात नहीं है, ये आपने मानसिक रूप से आपने अपने सेंस को इतना हावी कर दिया है, अपने स्वाद को, अपने सेंसुअल विश को, कि आप अपने विवेक को सामने नहीं आने दे रहे हैं। यानी कि ये मानसिक विपर्य की बीमारी है, कि आप जानते हैं कि जो कर रहे हैं वो गलत है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए जानलेवा तक हो सकता है, फिर भी आप करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो जानते हैं उस चीज़ को आप अपने से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये मेरे साथ हो सकता है। आप जानते हैं ये गलत है, दूसरे के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो सेंसुअल विश है, जो आपकी इंद्रियों की चाहत है, वो इतना हावी हो गई है कि आप अपने विवेक को उस समय लागू नहीं कर पा रहे हैं, या विवेक के माध्यम से अपने जो ये लालसा है भोजन की, उसको दबा नहीं पा रहे हैं, या उसको का नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्चुअली मानसिक विपर्य की बीमारी है, या मानसिक विपर्य है। ये सिर्फ स्वाद की चाह नहीं है, ये मानसिक विपर्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी आप वो कर रहे हैं। अब आ जाए हम लोग कुछ और चीज़ों पर, जिसके लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारी मजबूरी है। जैसे हम लोग घर में आटा और चावल व्यवहार करते हैं, यूज़ करते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले तक भी घरों में आटे लोग नहीं लाते थे। गेहूं लेके, गेहूं को उन्होंने गेहूं को पिसवाते थे और वहाँ से आटे लेके आते थे। यानी गेहूं है, गेहूं से आटे बनवाते हैं, रेडीमेड आटे नहीं लाते। अब इसकी दो वजहें हैं। आज तो लोग बोलते हैं अब गेहूं कौन ले, कौन पिसवाने जाए, ये बहुत छोटा मोटा डिफेंस मैकेनिज्म है। अब हर काम के लिए आपके पास समय है, इसके लिए आप समय नहीं, क्योंकि आप अपने को मान लिया कि आप बहुत बिजी हैं, और इसलिए आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, और इतना महत्वपूर्ण है कि इस काम के लिए समय खर्च करना आप इसको फिजूल समझते हैं। जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और अपने शरीर को बिल्कुल रोग मुक्त रखने के लिए जो करना है, वो उसके लिए समय अगर थोड़ा सा देना है, वो हम फिजूल मान लेते हैं। इसलिए हम अपने आप को इतना बिजी हैं कि हमके पास इसके लिए समय नहीं कि आटे मंगा ले, और नहीं तो ऑनलाइन मंगा ले, जो भी कर ले। गेहूं से हम आटा नहीं पिसवाएंगे, हम आटा ही डायरेक्ट लेंगे। अब आटा लेते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। गेहूं जब आप सीधे गेहूं को आप खुद पिसवाते हैं, तो आपको मालूम है कि पूरे गेहूं के आटे बन रहे हैं। जो आटे आप ले रहे हैं उसके अंदर बहुत बार होता है कि आटे जो बहुत सफ़ेद दिखते हैं, या रोटियां बहुत सफ़ेद होती हैं,
तो उसके आटे के गेहूं के जो छिलके होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, और मूलतः उसी में जो गेहूं के पोषक तत्व हैं ज़्यादातर वही हैं, और इसलिए आज गेहूं खा के लोगों को पोषण नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात आ गई, इसलिए अब गेहूं के आटे खाने की भी कहा जाता है कि आप मत खाइए, क्योंकि गेहूं जो आटे ले रहे हैं उसमें गेहूं पूरे पूरे है नहीं। दूसरी बात है कि जब आटा आपने एक बार गेहूं से पिसवा कर आटा रख दिया तो वो आटे की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा तो 1 महीना तक है। 1 महीने के बाद धीरे धीरे वो गेहूं आटा खराब होने लगता है। इसलिए जो आटा आपने खरीदा है उसके बारे में आपको पता नहीं है कि वो आटा कब पिसवाया गया है और कहाँ से आया है। आजकल हम ब्रांडेड आटा लेते हैं तो कब पिसवाया गया आपको नहीं मालूम, कितने दिन पहले पिसवाया गया है, आप तक पहुँचने में कितने ड्यूरेशन हो गए, और वो तब तक उस आटे का न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या रहा, या न्यूट्रिशनल वैल्यू से भी ज़्यादा है कि अगर आटा खराब होने लगा तो उसके लिए आपके लिए वो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। तो ये चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, और वो हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम बोलते हैं कि अब कौन उसके चक्कर में पड़े, हम इसी को ले लेते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपकी अपनी प्राथमिकता है कि आप क्या लेते हैं, उस पर किसी का कोई ये नहीं है। लेकिन ये जान के लीजिए कि ये भी आप एक तरह से भोजन नहीं कर रहे हैं, विष खा रहे हैं। तो विष अगर खा रहे हैं तो शुक्र भी मनाइए कि विष खाने के बाद भी आपके शरीर बहुत दिनों तक स्वस्थ रह रहा है। तो इसके लिए आप ईश्वर को या अपने पूर्वजों के उस जेनेटिक जो इनहेरिटेंट आपको मिला है उसका शुक्रगुजार हो जाइए कि उन्होंने आपको इतना अच्छा जीन दिया है कि विष खाने के बाद भी आप बहुत तुरंत बीमार नहीं पड़ते। लेकिन विष विष ही है, कितना दिन तक उससे लड़ेंगे, धीरे धीरे शरीर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही, और वो चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी नकारात्मक रूप में। तो ये है कि आप अगर गेहूँ नहीं लेके करते हैं तो ये इसके लिए सावधान रहिए, ये होना है कि आप आटा नहीं खा रहे, वो मैदा ही खा रहे हैं। तीसरी चीज़ पर हम आ जाए, चावल हम लोग लेते हैं। आज की तारीख में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे चावल में भी ब्रांडेड लेते हैं, और जो भी चावल आते हैं बहुत देखने में पॉलिश्ड सफ़ेद होते हैं। तो जितने भी पॉलिश्ड चावल आप ले रहे हैं वो पॉलिश्ड, अगर वो नेचुरल चावल है तो आज की तारीख में उसको ब्राउन राइस कहा जाता है। जो चावल या धान से जब चावल निकलता है जो नेचुरल प्रोसेस है तो वो बिल्कुल ही थोड़ी ब्राउन होती है, लेकिन उसको केमिकल बहुत से रसायन मिला के उसको पॉलिश करते करते सफ़ेद किया जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा उसको महीन किया जाता है और केमिकल प्रोसेस से किया जाता है, तो तब जाके वो सफ़ेद दिखते हैं। यानी जब एक चावल का जो नॉर्मल है, क्योंकि हम बार बार सोचते हैं मोटा अनाज और पतला अनाज की बात करते हैं, तो चावल जब नेचुरल होगा, जिसको ब्राउन राइस कहते हैं, वो नेचुरल है तो वो थोड़ा मोटा होगा ही। और आपके पास जब बहुत महीन चावल आते हैं पॉलिश के तो इसका मतलब उस चावल को महीन बनाया गया है, यानी उसके अंदर से भी बहुत से पोषक तत्व निकल गए हैं, यानी हम सिर्फ पेट भरने के लिए चावल ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो उसको पॉलिश करने के लिए जो प्रक्रिया मेंटेन की जा रही है, जो केमिकल्स उसमें यूज़ किए जा रहे हैं, वो केमिकल भी उस चावल के साथ, उस भोजन के साथ आपके पेट में जा रहे हैं। और आप इतना जानते हैं कि ईश्वर ने, या आपकी जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो कंपोजिशन है, वो रसायन को डाइजेस्ट नहीं करती। यानी वो चीज़ जब जा रहा है तो शरीर की फिजियोलॉजी के लिए वो एक विष है, या ऐसा चीज़ है जो शरीर के नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए चैलेंज है, उसके लिए नकारात्मक है, उसके लिए वो सही नहीं है, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एक तो ये हो सकता है कि उसको निकाल दे, तो अगर निकाल देगा और बार बार निकालने की प्रक्रिया शुरू रहेगी तो एक समय के बाद वो निकाल नहीं पाएगा। दूसरी बात है कि जो केमिकल्स आपके शरीर में जा रहे हैं, वो केमिकल निकालने के लिए है कि या तो वो अच्छे तरह से उस फॉर्म में आ जाए कि निकल जाए, तो निकालने के लिए दो ही रास्ते, एक स्टूल के माध्यम से निकले और एक यूरिन के माध्यम से निकले, यानी उसको डिज़ोल्व करना पड़ेगा। लेकिन जो केमिकल उसमें मिलाए जाते हैं वो केमिकल पानी में घुलते नहीं। अब पानी में घुलेंगे नहीं तो निकलेंगे नहीं, और निकलेंगे नहीं तो शरीर में जहाँ तहाँ स्टोर होंगे, और स्टोर होंगे तो जहाँ स्टोर होंगे वहाँ के टिश्यू या वहाँ के सेल को डैमेज करेंगे, वहाँ पे रोग होगा और कई तरह की रोगें होंगी। और दूसरी चीज़ है कि उसको डिज़ोल्व करने के लिए कई चीज़ें, कई केमिकल उसमें जैसे
फॉस्फेट जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, कि वो उसको घुलनशील बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यानी आप जो रसायन ले रहे हैं या जो भोजन ले रहे हैं, भोजन के माध्यम से जो रसायन जा रहा है उसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं कि जिसको घुलनशील बनाने के लिए, सॉल्युबल बनाने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अब भोजन में जो आप कैल्शियम ले रहे हैं अपने शरीर के लिए, वो कैल्शियम उस रसायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में लग जाता है, ताकि शरीर को वो पेस्टिसाइड या वो केमिकल्स नुकसान ना पहुंचाए और शरीर से बाहर निकल जाए। शरीर को तो एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ रहा है, साथ में जो पोषण के लिए कैल्शियम लिया जा रहा है वो भी कैल्शियम यूज हो जाए। अगर वो कैल्शियम जो आप भोजन से लेते हैं, वो भोजन से जो कैल्शियम जा रहा है, अगर वो कैल्शियम कम पड़ जाए, उसको पूरा मैंने उसकी मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि आपके भोजन द्वारा लिया गया कैल्शियम पर्याप्त ना हो, तो फिर वो कैल्शियम आपके शरीर से लेता है। और कैल्शियम आपके शरीर में कहाँ है? दांतों में है, हड्डियों में है। तो आपकी दांतें कमज़ोर होंगी, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। और आज आप देख रहे होंगे कि 30 साल 32 साल या उससे भी पहले ऑस्टियोपोरोसिस लोग के हो जा रहे हैं। हड्डियों में हड्डियों की डेंसिटी कम हो रही है, विटामिन डी की कमी आ रही है, कैल्शियम की कमी आ रही है, निकल रही है। तो आपकी ये लाइफस्टाइल का एक ये है। तो ये सफ़ेद जो आप चावल खा रहे हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड के भी विज्ञापन होते हैं और देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हम ये बनाए, पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो मूलतः जो है उसके साथ आप केमिकल खा रहे हैं और उसके साथ आप अपने हड्डियों के साथ समझौता कर रहे हैं। यही चीज़ आपके सॉफ्ट ड्रिंक के साथ होते हैं। अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पी रहे हैं रेगुलर, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी वही केमिकल हैं जो आपको कहीं ना कहीं शरीर में जाने के बाद उसको न्यूट्रलाइज करके निकालते हैं। तो वहाँ भी आपकी हड्डियों के साथ एक आप अपने खेल खेल रहे हैं और हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो रही हैं। जितने भी पॉलिश्ड बिस्किट ले रहे हैं उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल रही है और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा एक अलग ही वीडियो है, विशेषकर आटे पर एक मेरा एपिसोड है, आप देख सकते हैं कि आटे को, और वो सीरीज है, उसमें भी कई चीज़ें हैं, कई सीरीज है कि यू आर ईटिंग फूड और फूड इज ईटिंग यू योर सेल्फ। मैंने आप भोजन कर रहे हैं या भोजन के आप भोजन बन जा रहे हैं, ये आपको क्या आप जो खा रहे हैं वो सचमुच आप खा रहे हैं या भोजन आपको खा रहा है। तो इस पर मेरी कई सीरीज है, कई चीज़ें हैं जो भोजन में हम लोग रेगुलर प्रतिदिन खा रहे हैं या हमेशा जो हमारे लाइफस्टाइल का आज हिस्सा बन गया, उसमें जो खा रहे हैं, जो चीज़ें ले रहे हैं, वो चीज़ें कैसे ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, तो उसका हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये हमको उस सीरीज में आप जाके और डिटेल्स में जा सकते हैं। बट यहाँ वैदिक नेचर क्योर की बात है, तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात आ रही है, तो ये क्या क्या हमें ज़रूरत है कि वो चीज़ें हम ज़रूर कम से कम करें। तो एक चीज़ तो मैंने कहा कि आटा आप जो भी ले रहे हैं आप सावधान रहिए कि पूरे गेहूं के आटे होने चाहिए, उसमें से कुछ उसके छिलके नहीं निकाले होने चाहिए, क्योंकि वही व्हीट ब्रांड है, वहाँ बहुत ज़्यादा पोषण है। चावल भी अगर ब्राउन मतलब ओरिजिनल, आजकल ब्राउन राइस लोग जान गए हैं, तो ब्राउन राइस खाने की डिमांड करने लगे, तो कई बार वाइट राइस को ही पॉलिश करके ब्राउन बनाया जा रहा है। तो सावधान रहिए कि आप जो खा रहे हैं ओरिजिनल ब्राउन राइस है कि नहीं। तीसरी बात मैंने और एक कही कि तेल जो बार बार ये किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, तो वो ट्रांस फैट में बदल जा रहा है। इसलिए तेल, पहली बात कि जितना कम हो खाना चाहिए। दूसरी बात है कि वही तेल खाएं जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ चलता है, या तो सरसों का तेल ले, या तिल का ले, या नारियल का ले। तो जैसे भारत के दक्षिणी हिस्से में लोग नारियल तेल का सेवन करते हैं, भारत के उत्तरी हिस्से में लोग सरसों का तेल का यूज़ करते हैं। तो इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए सरसों के तेल में, कि सरसों का तेल भी जहाँ इस तेल को जो ये किया जाता है, तेल बनाए जाते हैं, तो ये भी है कि कोल्ड प्रेस ऑयल की आजकल बात हो रही, क्योंकि पहले जो चलते थे वो घानी के तेल चलते थे। अब घानी के तेल जब चलते थे तो वो बैल चलते थे, धीरे धीरे बहुत स्लो मोशन में होता था। यानी कि जब आप तेल, यानी कि सरसों को जब बार बार उसको ग्राइंड करके तेल निकाल रहे हैं, यानी उसको ग्राइंड हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो क्या है कि जब कोई मशीन बहुत तेज़ी से चलेगी और तो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा हीट उतना ज़्यादा होगा। यानी कि जो तेल बन रहा है उसमें पहले से ही हीट इन्वॉल्व हो जा रही है, यानी
जो तेल, जो सरसों नॉर्मल टेम्परेचर पे है, जब वो तेल में परिवर्तित हो रहा है तो ऑलरेडी सरसों का नॉर्मल तेल बदलते बदलते वो नॉर्मल टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, यानी सरसों की जो अपने केमिकल स्ट्रक्चर है वो हीट करके उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। यानी हम जो तेल ले रहे हैं, कहने के लिए तेल है लेकिन वो भी हीटेड ऑयल है। अब वो उसका टेम्परेचर उस समय कितना हो गया, फिर आप तेल कर रहे हैं कितना, तो एक बार अगर तेल बार बार गर्म होती है तो वो ट्रांसफैट में बदलती है। तो इसलिए बार बार ये करने वाले तेल को सावधान रहिए। इसलिए जो तेल मिल से आ रहे हैं वो सावधान है। अगर घानी के तेल हैं या बहुत स्लो मोशन में है तब तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है तो वो हीट होगा ही और वो तेल की गुणवत्ता पे प्रभाव डालेगा। आटे में भी वही होता है। आटे पहले घर के चक्कियों में पीसे जाते थे, अब फैक्ट्रियों में और अलग अलग मिलों में भी किए जाते, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और बहुत ज़्यादा हीट होती है। इसलिए वो जो आपका अगर घर के चक्की में अगर गेहूँ पीस के अगर आटे को हाथ में लिया होगा और मिल में जब आटा निकलता है, दोनों को अगर हाथ में लेके देखेंगे कि तुरंत तुरंत निकला हुआ आटा, तो मिल वाले आटे से ही पता चल जाएगा वो गर्म है। लेकिन आप चक्की में के अगर लेंगे तो उसमें उस तरह की गर्मी नहीं है। यानी हमारी जो भारतीय परंपरा रही है, वैदिक परंपरा रही है, उन्होंने वो सिस्टम को ही डेवलप किया जिसको आज हम लोग एक बैकवर्डनेस को बता दे रहे हैं। लेकिन वो सिस्टम ऐसा था कि हम गेहूं को गेहूं के रूप में ही खा रहे हैं, लेकिन आटा बना रहे हैं तो सिर्फ उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं, उसका नेचर नहीं चेंज कर रहे हैं। माने गेहूं जिस रूप में है, जिस तापक्रम पर है, आटे को भी हम सिर्फ गेहूं को आटे में परिवर्तित किया, लेकिन उसका तापक्रम हमने नहीं चेंज किया, उसको हमने खाली तोड़ दिया, बस आप तापक्रम नहीं बदला। लेकिन जब मिल में जा रहा है तो उसका हम स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि जब तापक्रम होगा तो उसकी जो केमिकल बॉन्डिंग होगी वो चेंज हो जाएगी और फिर हम उस चेंज मटेरियल को खा रहे हैं, हम गेहूं को नहीं खा रहे हैं। और इसीलिए आज बोला जा रहा है कि गेहूं में शायद उतना न्यूट्रिशन नहीं है जितना और सब चीज़ों में है। तो हम तो गेहूं तो आटे तो खा रहे हैं, लेकिन जो आटा खा रहे हैं वो गेहूं का आटा है, कहने के लिए गेहूं का आटा है, लेकिन गेहूं का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या जो कॉम्पोजिशन है, जिस रूप में आटे में परिवर्तित होते होते हमें उसमें एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं, तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन का हीट के साथ ऑलरेडी रिएक्शन हो जा रहा है और वो अपनी गुणवत्ता कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जा कर दे रही है सिर्फ इस हीट के वजह से। लेकिन वो अगर आप चक्की घर वाले चक्की में करते हैं तो वो उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। वही हाल आपके सरसों तेल में है कि सरसों तेल को जब हम कच्ची घानी या वो उस आधार से अगर उससे तेल निकालते हैं तो उसमें सरसों का तेल में परिवर्तन हो रहा है, सरसों का फॉर्म नहीं चेंज हो रहा। फॉर्म चेंज हो रहा है, उसके स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, उसका जो कॉम्पोजिशन है उसी रूप में हो रहा है। लेकिन मिल में जब जाके आप बहुत हाई स्पीड में और हाई ये करते हैं तो फिर वो हीट जाती है। तो हीट जब पहले ही जाती है तो सरसों से तेल निकलने में वो हीटेड तेल निकलती है और उसके अंदर वो हीट उसके अंदर एक अलग कैलोरी वैल्यू तैयार करती है। और वो तेल जब करते हैं तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं वो नॉर्मल तेल एक ट्रांस फैट में बदलने की प्रक्रिया में हम पहुंचा देते हैं। अब ये चीज़ हम जानते हुए करते हैं। और पिछले वर्षों में जो भी हम देखे हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत से आए हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, थायराइड के प्रॉब्लम हो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत है, ये सब चीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत से आ जाते हैं। विशेषकर जो चीज़ हम खा रहे हैं और उसके साथ हम टॉक्सिन ले रहे हैं या यूँ कहिए कि केमिकल ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में केमिकल जाएगा या जो भी ऐसा चीज़ जाएगा जो शरीर के लिए सही नहीं है, तो शरीर उसके विरुद्ध काम करेगी, उसको निकालने की कोशिश करेगी। और जो शरीर के लिए आवश्यक है वो जाएगी तो शरीर उसको स्वीकार करेगी। लेकिन शरीर के लिए जो आवश्यक है उसी के साथ अनावश्यक चीज़ें भी जाएंगी, तो शरीर की जो इम्यूनिटी है या जो आपके अंदर की जो प्राण शक्ति है वो कंफ्यूज होगी कि भाई जिस चीज़ से कल खा के हमको अच्छा लगता था, पोषण मिलता था, उसी को खा के शरीर को नुकसान हो रहा है, तो अब क्या करें? क्योंकि विष शरीर के पोषक तत्वों के साथ मिल के आ रहा है। या जो चीज़ें हम पोषक तत्वों के रूप में खाते हैं, चावल खाते हैं, इससे पोषण मिलेगा, लेकिन चावल में ही रसायन मिला के आ रहा है। तो चावल को अब चावल को पहले तो चावल को पोषक के रूप में शरीर स्वीकार कर रहा है, धीरे धीरे चावल को ही, चूँकि चावल के माध्यम से आप रसायन डाल रहे हैं और बार बार आ रहा है, तब शरीर एक समय के बाद पहले तो कंफ्यूज होगा कि भाई चावल है, इसमें
ऐसा क्या आएगा, लेकिन एक दो बार 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 करते करते वो चावल में ही आ रहा है तो चावल को ही मान लेगा विष और चावल के ही खिलाफ बॉडी काम करेगा। इस तरह शरीर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तैयार होता है कि शरीर अपने ही चीज़ों के खिलाफ होती है, जो शरीर के लिए आवश्यक है उसके ही खिलाफ काम करने शुरू करने लगती है। तो ये हमको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा कि हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आज की तारीख में हम बहुत बड़े डिजीज्ड एरा में आ गए हैं और हम सिर्फ ये कहते हैं कि क्या करें, हमारी मजबूरी है। ये मजबूरी नहीं है, ये आपकी मेंटल जो कहा जाए कि ब्रेकडाउन है, मानसिक विपर्य की स्थिति में है कि आप सब कुछ देखकर स्वीकार कर उसी में रहना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई और तरीका हो, हम तो यही करेंगे लेकिन इसका कुप्रभाव हम पर ना पड़े, इसके लिए कोई और तरीका हो, पैसा दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। तो आप पैसा क्या देंगे, दवा, और उसके लिए आप मेहनत भी नहीं करना चाहेंगे कि भाई कुछ भी ऐसा दे दो, कोई गोली दवा ऐसा दे दो कि इसका प्रभाव हम पर ख़त्म हो जाए, लेकिन हम इसी लाइफस्टाइल पर करेंगे। तो आपके शरीर की एक क्षमता है, जब तक सकेगी जरूर करेगी, जब नहीं सकेगी तो बड़ा परेशानी आपको ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर पहले तो बिल्कुल करिए कि तेल अगर बार बार गर्म करके खाए जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, एक बार गर्म हो गया हटा दीजिए, दोबारा उसी तेल में मत करिए। दूसरी बात है कि गेहूं के आटे लीजिए और गेहूं को पिसवा के लीजिए अपने सामने, तो आपको पता चलेगा कि गेहूं की तारीख से आटे आज आपने पिसवाया तो कम से कम 1 महीने तक आप एक, इसलिए जितनी ज़रूरत है घर के लिए उतने ही गेहूं का पिसवा के रखिए तो आपके लिए सुविधा है। चावल ध्यान रखिए कि चावल आप जो ले रहे हैं वो कैसा है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या यूँ कहें कि पॉलिश्ड बिस्किट खा रहे हैं उसमें भी सावधान रहिए कि क्या करें। और एक चीज़ जो है, हम लोग चीनी खाते हैं, शक्कर, तो शक्कर अपने आप में ये भी एक तरह का आज की तारीख में मान ही लिया गया है कि अगर शक्कर आप खा रहे हैं तो ये कार्सिनोजेनिक है, यानी इससे कैंसर होने के चांसेस हैं। ये जो भी केमिकल, जैसे हमने चावल कहा, अगर वो चावल के साथ केमिकल जा रहा है तो भी कहीं ना कहीं आपके शरीर में नकारात्मक वो कैंसरस डेवलपमेंट में एक कारक कभी भविष्य में बन भी सकता है, तो इसके लिए सावधान रहिए। अब आप शक्कर अगर बार बार खा रहे हैं तो शक्कर का भी एक ये है कि शक्कर पूरी तरह डाइजेस्ट होता नहीं, तो इसलिए शक्कर न खाएं तो बेहतर है। गुड़ खा लें वो कोई असुविधा नहीं है, मधु खा लें वो ठीक है, लेकिन अगर आप शक्कर खा रहे हैं तो शक्कर सावधान रहिए, ये आपके शरीर के नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए सही नहीं है, ये आपके शरीर को चैलेंज देगा ही देगा और ये कहीं ना कहीं भविष्य में आपको खतरनाक बीमारी के रूप में ले आ सकता है। सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं करें, डायबिटीज़ तो अब बहुत लाइफस्टाइल पार्ट हो गई, लोग बहुत कुछ समझ लें, लेकिन कैंसर जैसी बीमारियां भी इससे हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। और डायबिटीज़ भी अब बहुत खतरनाक है बीमारी, अब तो बच्चों में भी होने लगी जुवेनाइल डायबिटीज़, तो इसलिए सावधान रहिए क्योंकि ये है। और अब कहा भी जा रहा है कि भारत कहीं डायबिटीज़ की कैपिटल ना बन जाए, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसके लिए ज़रूर हमारे कुछ फिज़िकल शरीर के लिए बहुत से योग और प्राणायाम की भी ज़रूरत है, तो वो आप एक्सपर्ट के रूप में करिए। ये किसी के बात सुन के नहीं ये आसन कर लीजिए, ये नहीं, क्योंकि आपके शरीर के हिसाब से वही आसन कैसे करना है और आसन के किस फेज में आपके ब्रीदिंग का क्या सीक्वेंस रखना है वो बहुत से इम्पोर्टेंट करता है। उस समय आपके मेंटल फोकस कहाँ होनी चाहिए, किस समय, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ट्रेंड लोगों के अंदर करिए, ऐसे देख के या किसी की बात सुन के मत करिए। जो बता रहा है वो कितना ट्रेंड है, डिजीज़ के बारे में उनकी कितनी जानकारी है और डिजीज़ पर एप्लीकेशन की है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति पर जो आसन हम अप्लाई करते हैं, अगर किसी के साथ डिजीज़ है तो उस डिजीज़ में उस आसन को कैसे बेनिफिट कर सकते, पर्टिकुलरली उस पेशेंट को, कि हर पेशेंट की तकलीफ़ें अलग अलग होंगी, तो उस हिसाब से उस आसन को किस पेशेंट में किस रूप में फ़ायदा कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। इसलिए आसन में मतलब आसन आपके उस समय ब्रीदिंग सीक्वेंस और आपके मेंटल अलर्टनेस या मेंटल अलाइनमेंट, ये तीनों अगर नहीं होगा सही तो आप नहीं कर सकते। सिर्फ बॉडी मूवमेंट से कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी देर के लिए अच्छा बुरा लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काम नहीं देगा। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि उस तरह करना है। और एक चीज़ है जो नमक हम लोग खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं वो एक केमिकल ही है, सोडियम क्लोराइड, वो कोई नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है।
तो इसलिए फैक्ट्री में बने हुए अगर नमक है तो उससे दूर रहिए। वो आपके शरीर में जाएंगे तो शरीर में ही रहेंगे, वो शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पूरी तरह, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को, लिवर को और किडनी को हैम्पर करेगा। तो बेहतर है कि आप सेंधा नमक खाइए, रॉक सॉल्ट। उसमें आपके कम से कम वो हमारे शरीर उसके लिए उपयुक्त है, शरीर उसको एडजस्ट कर लेता है। तो वहाँ पे आपको ये थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है कि आप क्या लेना है और क्या नहीं लेना। कई बार हम लोग बहुत सोच लेते हैं कि नहीं हम तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा सा हमको लगता है कि सावधान होने की चाहिए। नमक तो बिल्कुल ही, क्योंकि आजकल हाइपरटेंशन कॉमन चीज़ हो गई है और उसमें सीधे सीधे नमक मना कर देते हैं लोग। तो नमक जाहिर है, तो बेहतर है कि पहले से ही आप नमक जो वो है, क्योंकि वो नमक जितना भी कम खाए ज़्यादा खाए वो ब्लड में ही रहेगी या शरीर में ही रहेगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगर एब्जॉर्ब हो गई, ब्लड से निकल गई, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तब प्रेशर बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने चांस ही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो जितना खाएंगे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं होती शरीर में, तो रह जाती। तो बेहतर है सीधा नमक खाइए। और बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आयरन, शरीर में आयरन की कमी है तो बहुत बार हम लोग आयरन टैबलेट खाते हैं। ध्यान रहिएगा, देखिएगा जो लोग बहुत ज़्यादा आयरन खाते हैं भविष्य में उनका कभी कभी स्प्लीन बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये बोला ही जाता है कि आयरन आप तो खाते हैं, जितना आयरन लेते हैं वो क्रूड आयरन पूरा शरीर में एब्जॉर्ब होता नहीं है। आप जितना डालेंगे थोड़ा बहुत जाएगा, बाकी शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो शरीर में छोड़ देगा और वो लिवर में स्प्लीन में स्टोर होगा, स्प्लीन आस्ते आस्ते बड़ी होती जाएगी। इसलिए बेहतर हो कि जहाँ आयरन की जब ज़रूरत है तो आप नेचुरल सोर्स से आयरन खाइए। चाहे आप व्हीट ग्रास ले सकते हैं, चाहे आप पालक ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो आपकी आयरन की कमी वहाँ से पूरी हो सकती है। मिलेट में बाजरा लीजिए, बाजरे से आपको बहुत ज़्यादा आयरन मिल जाएगा। तो कम से कम आयरन के लिए बहुत बार हम लोग आयरन की वैसी चीज़ें ले लेते हैं जो शरीर पूरी की पूरी उस आयरन का जो सोर्स है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और वो आयरन शरीर उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता, उसको ब्रेक डाउन भी नहीं कर पाता, पूरा एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता और पूरा निकाल भी नहीं पाता। क्योंकि निकालने के लिए भी उसको फिर उसी फॉर्म में आना होगा कि या तो पानी में घुल जाए या वो पूरी डाइजेस्ट होके वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाए तो निकल जाए। तो अगर नहीं निकलता है किसी भी कारण तो आपके स्प्लीन में स्टोर होता है और स्प्लीन बढ़ता जाता है। ये आप हिस्ट्री में देखेंगे कई लोगों को जो रेगुलर आयरन टैबलेट खाते हैं तो उनको भविष्य में स्प्लीन बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए सावधान रहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहिए। अब चूँकि हम लोग इस प्रक्रिया के अंत में आ रहे हैं तो वैदिक प्रक्रिया में मैं बार बार कहता हूँ कि अब हम लोग जो लाइफस्टाइल हमारी है या रही हैं उन लाइफस्टाइल को फॉलो करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ उसको इसलिए नकार देंगे कि बैकवर्डनेस है, आज की मॉडर्न लाइफ की डिमांड है। मॉडर्न लाइफ की डिमांड नहीं है, ये विपर्य की लाइफ है, इसको मॉडर्न मत बोलिए। जब आप बीमार पड़ जाते हैं, जब बिस्तर पकड़ लेते हैं और तब आप किसी काम के नहीं रहते, तब बिस्तर पे पड़ के आपके पास टाइम ही टाइम रहता, तब आप वही करते, समय से खाना, समय से ये करना और जो जो कहा जाता वही खाना, और वो सब चीज़ों को आप तब स्वीकार करते हैं जब समय बहुत देर होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल ही सावधान रहना है। और एक बात मैं कह दूं कि रात को सोते जब जा रहे हैं तो सोने के 3 घंटे पहले अगर आपकी भोजन हो जाए तो बेहतर है। और 3 घंटे का मतलब ये नहीं है कि अगर रात को आप 10 बजे खाइए और बोलिए कि 1 बजे खाएंगे, नहीं। आपके सोने के टाइमिंग 10 साढ़े 10 तक हो जाना चाहिए। 9 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जीवन बहुत बदल रहा है, तब भी 10 से साढ़े 10 के बीच में सो लीजिए। यानी कि आपको भोजन 7 बजे तक हो जाना चाहिए। 7 से 10 यानी कि उस समय आप जगे हुए हैं तो शरीर थोड़ा सा एक्टिव है, तो डाइजेशन की प्रोसेस कुछ हो जाएगी और भोजन 3 घंटे में आपके नीचे निकल जाएगा। अन्यथा अगर खा के आप तुरंत जब सो जाएंगे तो 2 चीज़ें होंगी कि नींद, खाना जब पचाने के लिए जाएगा तो नींद अपने आप ऐसे ही आती है, लेकिन जब आप नींद में जाते हैं और शरीर कोई फंक्शन में नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर की सारी प्रक्रियाएं स्लो हो जाती हैं, क्योंकि उस समय आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, शरीर सो रही है। तो उस समय आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है तो मेटाबॉलिज्म भी
बहुत कम होता है, और जब मेटाबॉलिज्म कम होगा तो डाइजेशन भी प्रोसेस कम होगा, यानी जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। सुबह फिर आपका स्टूल पास नहीं होगा और वही भोजन शरीर के अंदर फर्मेंट होकर सड़ेगा, फिर बेल्चिंग होगी, गैस निकलेगा, पेट फूल जाएंगे, तो कई चीज़ें हैं। तो जब आप सोने जा रहे हैं, जो एकदम लंबा सोना है कि जब रात को सोएंगे सुबह उठेंगे, तो उससे 3 घंटे पहले अगर आपका भोजन हो जाए और वो भोजन नीचे उतर जाए, इसलिए भोजन हल्का हो कि तुरंत नीचे उतर के निचले आंत में चला जाए, तब आपकी आराम से सोएंगे। क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस अब ख़त्म हो गई है, तो अब धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन वाली जो होगी धीरे धीरे होती रहेगी, और आप सुबह जब जाएंगे तो आराम से आपकी स्टूल पास हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखते हुए करेंगे तो जीवन में आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके लिए सिर्फ ये कहना कि मेरे पास समय नहीं है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। जीवन अगर चला गया तो फिर समय, आपके पास सचमुच समय नहीं रहेगा। तो इसके लिए सावधान रहिए। तो मैं 2-3 आज का सवाल पहले पूछूंगा। पहली बात, आपको ये बताना है कि आटा जो है वो कितने दिनों बाद खराब होना शुरू हो जाता है। तेल को बार बार अगर गर्म करेंगे और गर्म तेल को बार बार वही फिर गर्म करके यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, ये चीज़ है। और तीसरी बात जो है कि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें जो भी ये निकालते हैं, तो वो हमारे शरीर से निकालने के लिए क्या कुर्बानी देनी पड़ती है, या हमारे शरीर में उस सॉफ्ट ड्रिंक्स या बिस्किट या चावल के जो फॉस्फेट या जो भी उनके केमिकल्स हैं, उसको निकालने के लिए शरीर को क्या करना पड़ता है, शरीर को क्या नुकसान होता है। ये 3 सवाल आप जवाब दीजिए और इस एपिसोड के बारे में अच्छे से बोलिए, लिखिए, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिकल पार्ट पे जा रहे हैं कि हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ को कैसे लीड करें। और इसी तरह नेक्स्ट एपिसोड में और हम लोग ऐसे ही टॉपिक पर लेंगे कि आप अब डे टू डे लाइफ में अपने आप को कैसे स्वस्थ रख पाएंगे। अभी तो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को बात की, अब धीरे धीरे और गंभीर रूपों में जाएंगे कि शरीर को और ज़्यादा अच्छा स्वस्थ कैसे रख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। तो इसका आग्रह ही रहेगा, और जैसा आप लोग हर बार कर उसी तरह लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, बेल बटन दे दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करिए, कमेंट दीजिए, और आगे क्या जानना चाह रहा है वो भी बताइए, और अपने सोशल मीडिया के स्टेटस में इसको लगाइए ताकि फिर हम इसको देख पाएँ। हाँ, कुछ लोगों ने कहा है तो हाँ, तो 14 जुलाई और 13 जुलाई को मैं दिल्ली में उपलब्ध हूँ। बिल्कुल, अगर कोई वहाँ मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। 13 और 14 जुलाई को मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा, हमारा कार्यक्रम है उसमें रहेंगे। और जो अलग अलग पाठ्यक्रम के हैं जो करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल संपर्क करें, मेल करें, इसी मेल पर उनको उसकी पूरी डिटेल्स भेज दी जाएगी। तो अच्छा है, स्वस्थ रहिए, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ठीक करिए ताकि आपको और आपके परिवार और आपके आसपास किसी को उस तरह की तकलीफ़ ना हो। अगर आपके आसपास या आपके लोगों के बीच कहीं लगता है कि जो आज की जो चर्चा हुई उसमें से कहीं कुछ दिखता है, तो अभी से उसमें सुधार ले आने की कोशिश करिए। तो स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।